हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनटीए टेस्ट नंबर 50 डिस्कस करेंगे और इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू r और fx आपको सम क्यूब दिया हुआ है। f इज ऑन टू अल्फा फाइंड करना है। a इज द डोमेन, नेचुरल डोमेन ऑफ द फंक्शन f। आपको पता है कि जो क्यूब के अंदर क्वांटिटी अगर उसका रेंज r आ जाए तो क्यूब का भी रेंज r ही आ जाएगा। तो अपन केवल इसी की बात कर लेते हैं कि इसकी रेंज हमें r लेकर के आनी है। तो आप लोग सबसे पहले तो ये देख लें कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। y एज्यूम कर लिया हमने, तो ये बनेगा अल्फा प्लस 8y टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स 1 माइनस वाई इंटू एक्स, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म जिसमें x नहीं है, अल्फा y प्लस 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। Now we know that it is a quadratic equation in x and x is a real number, और x जब रियल नंबर है तो ऐसे केस में इसका d जो आएगा वो नॉन नेगेटिव आएगा। d इसका हो गया 36, 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा प्लस 8y इंटू माइनस ऑफ, तो प्लस हो जाएगा, अल्फा y प्लस 8 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ना इसको 4 से डिवाइड कर लें और ये हमेशा ऑल y के लिए आपको वैलिड करवाना है, ऑल y बिलोंग्स टू r के लिए, बिकॉज आपको पता है कि इसकी फंक्शन की रेंज हमें r लेकर के आनी है। तो ऐसे केस में ऑल y के लिए इसको सेटिस्फाई होना चाहिए। ना इसको 4 से डिवाइड करके आपको इसको क्वाड्रेटिक इन y अरेंज करना है, तो ये बनेगा 9 प्लस 8 अल्फा वाई स्क्वायर, और ये अल्फा स्क्वायर प्लस 46 इंटू वाई, और फिर प्लस 9 प्लस 8 अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। नाउ वी से कि एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी y के अंदर है और ये हमेशा नॉन नेगेटिव आपको चाहिए। तो ऐसे केस में इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा उसको तो आपको पॉजिटिव बनाना है और इसका d नेगेटिव करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस 46 बी स्क्वायर, तो ये हो गया, और माइनस 4 AC करेंगे तो 4 टाइम्स AC भी आपके पास यही बन रहा है, लेस देन 0 आपके पास होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 46 का होल स्क्वायर माइनस 18 प्लस 16 अल्फा का होल स्क्वायर लेस देन 0। ना उसके बाद आगे बढ़े, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी से तो ए प्लस बी करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 16 अल्फा प्लस 64 हो जाएगा, और ए माइनस बी करेंगे तो अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा, आप लोग देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा 46 माइनस 18 करेंगे तो आपका 28 आ जाएगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक का डी तो नेगेटिव आ रहा है तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट नेगेटिव लाने के लिए इसको नेगेटिव होना पड़ेगा, यानी कि अल्फा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा प्लस 28 मस्ट बी नेगेटिव। ना इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, अल्फा माइनस 14 इंटू अल्फा माइनस 2 लेस देन 0, तो इससे आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू ओपन 2 से लेकर के ओपन 14 तक आएगी, और इसको भी हमें केयर करना था, तो अल्फा आपका माइनस 9/8 से बड़ा होना चाहिए, वो तो हो ही जाएगा इसके अंदर। तो इसका फर्स्ट आंसर आपके पास करेक्ट हो गया। ना उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो दिया हुआ है, इसने पूछा कि ये स्टेटमेंट आपके पास लॉजिकली किसके इक्विवेलेंट होगा। तो आपको पता है कि P डबल इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन करेंगे तो ये आपके पास आता है P डबल इम्प्लीकेशन नेगेशन Q। डबल इम्प्लीकेशन का नेगेशन करते हैं तो आप किसी एक पे नेगेशन लगा सकते हैं, तो मैंने Q पे लगा दिया है, तो P डबल इम्प्लीकेशन Q और डिसजंक्शन, इस सेकंड वाले को मैं लिख देता हूँ नेगेशन ऑफ P डबल इम्प्लीकेशन Q, राइट। तो आप इसको अगर R मान लें तो आप लोग बोल सकते हैं कि इक्वलेंटली इसके बराबर हो जाएगा। अब एक स्टेटमेंट और उसके नेगेशन का डिसजंक्शन लेंगे तो आपके पास हमेशा एक टॉटोलॉजी मिलने वाला है, एक ट्रू रिजल्ट आपको हमेशा मिलेगा। तो इसका आंसर C आपके पास हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास एक इनइक्वालिटी दे रखी है, इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स x का स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। नाउ स्क्वायर तो नेगेटिव हो नहीं सकता, तो केवल 0 अलाउ कर सकते हैं हम इसे। तो साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 को 0 करेंगे तो ये आपके पास 1 हो गया, और इससे साइन इनवर्स x आपको प्लस माइनस 1 मिलेगा। तो यानी कि साइन इनवर्स x को क्या होना चाहिए, तो 1 या माइनस 1। अब साइन इनवर्स x माइनस 1 कब बनेगा, जब ये माइनस 1 टू 0 आ जाए, या फिर साइन इनवर्स x आपके पास 1 कब बन जाएगा, जब ये 1 से लेकर के 2 आ जाए। बट वी नो दैट साइन इनवर्स x का वैल्यू
-π/2 से लेकर के π/2 तक ही जा सकता है। तो इसका मतलब हम लोग क्या क्या अलाउ कर सकते हैं साइन इनवर्स एक्स को, -1 से स्टार्ट कर लेते हैं और -1 से लेकर के 0 तक तो जा ही सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, 0 तक चले गए। और करके साइन इनवर्स एक्स को 1 से 2 तक नहीं ले जा सकते, π/2 तक ले जा सकते हैं, तो π/2 पे यहाँ पे इक्वल लगा दिया। अब तीनों तरफ साइन ले लेंगे तो x आपके पास साइन ऑफ -1 हो गया -sin1 और ये साइन ऑफ 0 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद आपके पास साइन इनवर्स x आपका 1 से लेकर के π/2 तक है, तो हम लोग यहाँ पे साइन ले लेंगे तो x आपके पास हो गया साइन 1 से लेकर के साइन π/2 कितना हो गया 1 आ जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है इस पर ये आ रहा है साइन 1 से लेकर के 1 तक यूनियन -sin1 से लेकर के 0 तक। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंटीग्रल सॉल्यूशंस, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज 23c लैम्डा, x -2 से बड़ा है, y 1 से बड़ा है, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी -1, y की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2 आ जाएगी, z की मिनिमम वैल्यू 0 आ जाएगी और w की मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि x + y + z + w लेस देन 25। तो एक काम करते हैं, एक नया डमी वेरिएबल t ले लेते हैं और अगर इन 6 का सम 25 कर दें तो t को 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 या उससे बड़ा, ताकि ये सम बाकी 4 का क्या आ जाए 25 या उससे छोटा आ जाए। तो मतलब t का मिनिमम वैल्यू 1 करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे x की जगह x + 1 ले आते हैं, y की जगह y - 2 ले आते हैं, z की जगह z, ठीक है, w की जगह w - 4 ले आते हैं और t की जगह t - 1 ले आते हैं। ना उसको बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 1 1 6 आपके पास -6 लेफ्ट में एक्स्ट्रा आ रहा है, तो राइट में आप लोग -6 कर देंगे तो 19 आ जाएगा। अब इसको ऐसे करते हैं कि x + 1 को तो x डैश मान लेते हैं, y - 2 को y डैश मान लेते हैं, z को z ही रहने देते हैं और w - 4 को w डैश और ये t डैश = 19। ना आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे x + 1 जो होगा वो > 0 हो सकता है, ओके, क्योंकि मिनिमम -1 है। y - 2 > 0 हो सकता है, z > 0 हो सकता है, w > 4 w - 4 > 0 हो सकता है और t - 1 > 0 हो सकता है। तो ये सब के सब > 0 नॉन नेगेटिव होंगे। तो अब आपके पास फॉर्मूला जो है n + r - 1 c r - 1 आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे n कितना है 19, तो 19 + r - 1, r आपके पास यहाँ पे क्या है 5 है, तो 5 - 1 4 हो गया और यहाँ पे भी आपके पास 4 आ जाएगा, तो 23c 4 या इसे 23c 19 भी लिख सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 23c लैम्डा टोटल वेज है, तो लैम्डा 19 हो जाएगा। ना उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द सर्कल, P पॉइंट 3,3 सर्कल पे लाई कर रहा है, कॉर्ड PQ एंड PR, एक आपको यहाँ पे सर्कल कंस्ट्रक्ट करना है स्टूडेंट्स, आप लोग देख लें। आपके पास यहाँ पे एक सर्कल है और इस सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट आपके पास दे रखे हैं। एक तो P आपके पास है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है 3,3 और दूसरा पॉइंट आपके पास Q है। PQ एंड PR, PQ चलो ऐसे ले लेते हैं स्टूडेंट्स, PQ आपके पास ये लाइन हो गई है और PR भी आपको एक और लाइन लेनी है, PQ और PR। PQ PR दोनों का लेंथ आपके पास 2 दे रखा है, तो आपके पास सर्कल का सेंटर समवेयर यहाँ पे ले लेते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देन द वैल्यू ऑफ लेंथ PM इज इक्वल टू M, क्या है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट QR का मिड पॉइंट आपके पास M दिया हुआ है, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा तो ये भी M से पास हो जाएगा, ये सेंटर C मान लेते हैं। ये आपके पास PM अगर X मान लें तो आपका जो सर्कल है उसका रेडियस कितना है, रेडियस आपके पास आ रहा है 3√2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा CM 3√2 - x हो जाएगा। मैं इसको मिला देता हूँ, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो QM आएगा वो इस PQM ट्राइंगल से तो बन गया 4 QM² ही लेता हूँ स्टूडेंट्स, QM² आपके पास हो जाएगा 4 - x² और QM² को आप QMC ट्राइंगल से भी देख सकते हैं। QMC ट्राइंगल से आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखें ये जो QM है वो भी हमें नोन नहीं है, काम करते हैं QM को भी फाइंड कर लेते हैं।
ये QC तो पता है, सॉरी QC हमें पता है, ये है 3√2। तो QM को हम लोग QMC ट्राइंगल से लिख सकते हैं 3√2 का स्क्वायर माइनस 3√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x तो निकाला जा ही सकता है, तो 18 माइनस 18 प्लस 6√2x माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 18 चला गया, तो x आपके पास हो गया 4/6√2 आपको मिल गया, राइट। तो यहाँ से आपके पास ये हो गया 2/3√2, जिसे आप लोग √2/3 भी लिख सकते हैं। तो हमें तो केवल QM निकालने के लिए कहा था, तो QM हमने PM निकालने के लिए कहा था और PM को हमने x मान रखा है, तो आपके पास x आ गया है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखिए क्या दे रखा है, आपको 3 + cos x का होल स्क्वायर दिया हुआ है 4 - 2 sin x की पावर 8। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि cos x तो -1 to 1 होता है, ओके, और ये अगर -1 to 1 है तो 3 जोड़ेंगे तो 2 से 4 हो जाएगा, और 2 से 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 से 16 आएगा ये। और यहाँ पे ये वैल्यू, क्योंकि साइन की पावर 8 जो है ना वो 0 से बड़ा है, तो 4 में से पॉजिटिव घटाएंगे तो 4 से कम आएगा। 0 से बड़ा है और 2 तक जा सकता है, यानी कि राइट हैंड साइड आपके पास 4 - 2 यानी कि 2 से लेकर के 4 तक हो सकती है। तो आपको यहाँ पे दोनों साइड जो है इक्वल कब मिलेगी, क्योंकि राइट हैंड साइड 4 से बड़ी नहीं हो सकती है और लेफ्ट हैंड साइड 4 से छोटी नहीं हो सकती है, तो दोनों को 4 होना पड़ेगा। तो 3 + cos x के स्क्वायर को भी 4 होना पड़ेगा और 4 - sin 8x को भी 4 होना पड़ेगा। तो इससे cos x की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी, 1 आ जाएगी एक स्टूडेंट। और इसके अलावा sin x की वैल्यू आपको 0 करनी पड़ेगी। तो आप लोग चेक कर सकते हैं, इसको -1 सॉरी होना पड़ेगा। cos x -1 और sin 0 लेकर के आना है। एक्चुअली जब भी cos x +-1 होता है sin 0 आ ही जाता है, पर cos x को -1 लाना है 0 से लेकर के 9π तक। तो आपके पास 4 साइकिल तो कंप्लीट हो गए, ओके। आप लोग देख सकते हैं कि एक साइकिल में cos की वैल्यू -1 एक बार आती है, तो 4 साइकिल में तो 4 बार आ जाएगी, ओके। तो आपके पास 0 से 8π में 4 साइकिल हो गए और 8π से लेकर 9π जाएंगे, तो 8π यहाँ पे से लेकर 9π तक जाएंगे, तो आपके पास तो साइन cos की वैल्यू -1 नहीं आ रही है। तो आपके पास अल्टीमेटली जो यहाँ पे आंसर है वो केवल 4 ही रह जाएगा, तो आपका आंसर फाइनल 4 आ जाएगा। आप लोग इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि cos x जो है वो -1 कहाँ आ रहा है, पाई पे आ रहा है, 3π पे आ रहा है, 5π पे आ रहा है, 7π पे आ रहा है, और 9π तो वैसे भी आपने इक्वल किया ही नहीं है, तो आपके पास यही आंसर आएंगे। तो आप लोग देख लेंगे। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A और B दो इवेंट्स हैं, A/B की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B होता है P*(B)/PB, तो इंटू PB कर देंगे तो आपके पास ये P*(B) आ जाएगा, यानी कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A*(B) बन गया A/B 0.5 हो गया, और प्रोबेबिलिटी B आपके पास 0.69 आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास ये बन गया 0.345, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A*(B) आ गया। ना हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी A/AC यूनियन BC आपको निकालना है, तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी A*AC यूनियन BC ले लेंगे, और नीचे आपके पास प्रोबेबिलिटी AC यूनियन BC आ जाएगा। A और B दो इवेंट्स आपके पास है, तो A और B AC यूनियन BC आपके पास क्या आएगा, इस बीच वाले को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा, और इसका A से इंटरसेक्शन करेंगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी A*(BC आ जाएगा, और नीचे ये है ही आपके पास। नाउ आप लोग देख सकते हैं न्यूमरेटर में लिखा जा सकता है PA माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A*(B, और प्रोबेबिलिटी AC यूनियन BC को लिख सकते हैं 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ A*(B। नाउ आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A है 0.5 और A*(B की प्रोबेबिलिटी है 0.345, और डिवाइडेड बाय 1 - 0.345, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास 31/131 आंसर आ जाएगा। आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ी सी कैलकुलेशन। तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखा है और बोला है कि ये कंसिस्टेंट कब होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है, जब उसका कोई ना कोई सोल्यूशन हो, कम से कम एक, या तो एक हो या इनफाइनाइट हो। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे क्रेमर रूल से जाएंगे, डेल्टा फाइंड आउट करते हैं 2a6,
और 1 2 बी और इस तरह से 1 1 3। मैं इसका डिटर्मिनेंट जो है वो डायरेक्ट लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। डेल्टा आपके पास आएगा, इसको अगर हम लोग ओपन कर दें, a-2 मल्टीप्लाइड बाय b-3 और इस तरह से डेल्टा 1 निकालेंगे तो 2 1 1 की जगह फर्स्ट कॉलम को आप रिप्लेस कर दें 8 5 4 से, 8 5 4 a2 1 और 6b3 और जब इसको हम एक्सपैंड करते हैं तो आपके पास 4b-15 4b-15 मल्टीप्लाइड बाय a-2 आ जाता है। डेल्टा 2 निकालेंगे तो डेल्टा 2 आपके पास होगा 2 1 1, 8 2 1 की जगह लिखेंगे 8 5 4, ओके। और ये 6b3 आपके पास, इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास डेल्टा 2 तो जो है पूरा ज़ीरो ही आ रहा है, इसको कैलकुलेट करके आप देखिएगा। और इसके बाद डेल्टा 3 निकालेंगे तो आपके पास 2 1 1, 8 2 1, फिर इसके बाद जो थर्ड कॉलम आपके पास होगा वो आएगा 8 5 4 और इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास ये बन गया a-2। आप लोग देख सकते हैं कि अगर a2 नहीं है, b3 नहीं है तो डेल्टा 0 नहीं है, तो यूनिक सोल्यूशन आपको मिलेगा, ओके। अब इसके बाद देख सकते हैं ऑप्शन से जाते हैं, जब a2 नहीं है, b3 नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन आपको मिल ही रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूनिक सोल्यूशन। अगर a2 नहीं है और b3 आ जाए, a2 नहीं है b3 है तो डेल्टा 0 हो जाएगा, ओके। डेल्टा आपके पास 0 आएगा, लेकिन जब b3 नहीं है और b3 है तो ये आपके पास नॉन ज़ीरो हो गया, a2 नहीं है तो ये नॉन ज़ीरो हो गया, इसका मतलब डेल्टा 1 नॉन ज़ीरो आएगा, तो यानी कि इस केस में आपको नो सोल्यूशन मिलेगा, ओके। और जब a2 आ जाए तो डेल्टा 0 हो जाएगा इसमें, यहाँ इस केस में डेल्टा 0 है और a2 आने पर सारे 0 आ गए, तो a2 पे हम लोग सेपरेटली एक बार चेक कर लेते हैं a2 पे क्या हो रहा है। a2 पे सिस्टम आपके पास बन गया 2x + 2y + 6z = 8 और सेकेंड इक्वेशन x + 2y + bz = 5 आ गया और थर्ड इक्वेशन आपके पास है x + y + 3z = 4। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि दोनों लाइन प्लेन तो सेम हो गए, तो ये दो ही बचे और ये दो इंटरसेक्टिंग प्लेन्स है, क्योंकि दोनों में कोफिशिएंट ऑफ x का रेशो इज नॉट इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ y का रेशो। इसका मतलब ये दो इंटरसेक्टिंग प्लेन है, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपको देंगे। तो जब a2 आ गया तो ऐसे केस में b चाहे कुछ भी हो, b3 लेने पर क्या होगा, b3 लेने पर भी कुछ भी इंटरसेक्टिंग प्लेन ही बनेगा। तो जब डेल्टा a2 आपके पास है और b3 नहीं है तो इसका मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। a2 होने पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इसमें और कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि आपके पास यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फिर इसके बाद अगले केस पे चलते हैं, डी पॉइंट पे चलते हैं। a2 नहीं है और b4 है तो डेल्टा 0 नहीं आ रहा, तो डेल्टा 0 नहीं आ रहा और डेल्टा 1 आपका ये भी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पास डेल्टा 1 नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको यहाँ पे नो सॉल्यूशन का केस हो गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे कंसिस्टेंट होने के लिए ये और ये ऑप्शन दोनों वैलिड हैं। इसमें तो सिंगल आंसर है, लेकिन एक्चुअली दो आंसर्स आ रहे हैं बी और सी, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो इसमें करेक्शन था, आप लोग देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन or insect starts from the point P in a straight line meeting the given line at a point R ABC। तो आप लोग देख लें कि एक लाइन आपके पास दे रखी है और किसी पॉइंट P से इंसेक्ट स्टार्ट हुआ और वो इसके R पॉइंट पे पहुंच गया। ABC पॉइंट आप लोग लिया हुआ है इसने, मीटिंग गिवन लाइन एट ABC देन गोज टू द पॉइंट Q और PR और RQ के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो आप लोग देख लें कि यहाँ पे आपके पास Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट 6 7 5 है और P के कोऑर्डिनेट है 1 3 2। आप अगर इसको इक्वल टू R कर दें तो R कैपिटल को हम मान सकते हैं, ये बनेगा R + 2 2R + 3 और 3R + 4 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ पे नोटिस करें, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PR निकालेंगे तो आपके पास R + 2 -1 यानी कि R + 1 और 2R + 3 -3 यानी कि 2R और 3R + 4 -2 करेंगे तो 3R + 2 आ जाएगा। एंड सिमिलरली DRs ऑफ QR निकालते हैं तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, R + 2 -6 यानी कि R - 4 और 2R + 3 -7 यानी कि 2R - 4 और इसके बाद 3R + 4 -5 करेंगे तो 3R
1 आ जाएगा। नाउ पी आर इज परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो डॉट प्रोडक्ट 0 कर देते हैं इसका, आर माइनस 4 इंटू आर प्लस 1 प्लस 2r इंटू 2r माइनस 4 हो जाएगा। और इसके बाद आप लिख सकते हैं 3r प्लस 2 और इंटू 3r माइनस 1 0 आ जाएगा। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर 4r स्क्वायर और 9 9 1 10 14r स्क्वायर, तो ये हो गया। और r की टर्म यहाँ से बन रही है माइनस का 3r और ये माइनस का 8 माइनस का 11r हो गया। और 11 माइनस 11 और प्लस 6 माइनस 3 हो गया 3। तो माइनस 11 प्लस 3 आपके पास माइनस 8r आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास इसमें 8r आ गया, 8r लिख देता हूँ मैं इसमें 8 माइनस 8r। फिर इसके बाद कांस्टेंट टर्म -4 और उधर से -2 -6 आ गया, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास यहाँ पे 7r स्क्वायर माइनस 4r माइनस 3 बराबर 0 आ गया। और इसके फैक्टर्स करेंगे तो आपके पास हो गया 7r प्लस 3 और एक आ जाएगा r माइनस 1 इक्वल टू 0। तो r 1 और माइनस 3/4 आ गया। इसने कहा ABC का 7 टाइम्स ABC का मिनिमम सम चाहिए, तो R आपको क्या लेना चाहिए फिर, अगर आपको मिनिमम सम चाहिए 3/7 एक्चुअली यहाँ पे आएगा -3/7। ओके, हमें फाइंड आउट करना है 7 टाइम्स A प्लस B प्लस C। तो ABC को जोड़ेंगे तो आपके पास आ गया, इनमें ऐड कर लें तो R 2R 3R, तो आपके पास हो गया 6R। और फिर इसके बाद हो गया 3 2 5 और 4 9 और ये बन गया आपके पास 42R प्लस 7 9 जा 63, ये लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप लोग देखें 42R, तो आपके पास R क्या लेना पड़ेगा अगर आपको इसका मिनिमम चाहिए तो -3/7। तो ये आपको R को -3/7 रखेंगे तो 7 6 जा -18 प्लस 63 आपको मिल जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास 45 आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपका 7 टाइम्स ABC का सम मिनिमम जो है वो 45 आ गया है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसने कहा कि ये जो मैट्रिक्स आपके पास है वो सिंगुलर है, मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 है। डिट निकालेंगे अगर इस मैट्रिक्स का तो आपके पास देखें क्या आ जाएगा, इसका डिट आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसको 0 होना पड़ेगा, तो यानी कि ए स्क्वायर को बी सी होना पड़ेगा। एक काम करते हैं, ए को हम डिसाइड करते हैं इधर 0 1 और 2, यही हो सकता है। तो बी सी क्या बनेगा, इससे 0 बनना चाहिए। ए को 1 ले लिया तो बी सी हो गया ए स्क्वायर यानी कि 1, ए को 2 ले लिया तो बी सी 2 स्क्वायर 4 हो गया। अब वेज ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब अगर आपको बी सी को 0 लेना है, ए को तो हमने फिक्स कर रहे हैं और बी सी को डिसाइड कर रहे हैं। अगर ए को बी सी को 0 लाना है तो बी और सी को क्या ले सकते हैं, 0 1 1 0, 0 1 1 0, 2 0 0 2 और 0 0, 5 वेज आपके पास हो गए। अगर बी सी को 1 लाना है तो बी और सी को दोनों को 1 होना पड़ेगा, एक ही चॉइस है। अगर बी सी को 4 लेकर के आना है तो आप ले सकते हैं 2 2 ले सकते हैं, ओके। और तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, ओके। तो एक ही चॉइस आपके पास है, टोटल 7 चॉइसेस आपके पास हो जाएंगी। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास आंसर जो है वो 7 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग करेंगे ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन आई की बात करनी है आपको। आप लोग देख सकते हैं x की पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 है। x की पावर 5 प्लस 1 का फैक्टर कर सकते हैं आप लोग, ये होता है इसके फैक्टर्स, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं कि x प्लस 1 तो कट जाएगा और जो बचेगा उसको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो आपके पास x5/5 माइनस x4/4, फिर इसके बाद x3/3, x²/2 और ये x आ जाएगा और एक कांस्टेंट आपके पास है। इस इंटीग्रेशन को इन्होंने fx प्लस सी बोला है, तो अपन इस इंटीग्रेशन को fx प्लस सी ले लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये fx प्लस सी हो ही गया, दिख रहा है वैसे भी आपको। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये इंटीग्रेशन आई आ गया। f0 0 है तो f0 0 आ ही रहा है, ये आपका fx हो गया। तो fx आपके पास हो गया x5/5, x4/4 और इस तरह से आप लोग देख लीजिए x4/4, x³/3 और x²/2 प्लस x। नाउ हमें f1 निकालना है। f1 निकालेंगे तो 1/5 माइनस 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2 प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/6, ओके।
-1/6 + 1। फर्दर आपको कैलकुलेट करके देख लेना, 47/60 आ रहा है, जो कि 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन टू द कर्व y = e⁻x फ्रॉम द पॉइंट पाई, 0। तो पाई, 0 से एक टेंजेंट डालनी है। तो आप लोग को दिख ही रहा है कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx आएगा e⁻x। आपको बताना कितनी टेंजेंट्स बनेंगी। तो ये तो चलो आपके पास हो गया। अपने पास यहाँ पे e⁻x का ग्राफ ये होता है, इस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं x, y। तो इस पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी y - ϕ1 = m, स्लोप ही आ जाएगा, और x - x1 हो गया। नाउ ये जो टेंजेंट है वो कहाँ से पास कर रही है, पाई, 0 से। ये पाई, 0 मान लेते हैं जहाँ से ये टेंजेंट पास कर गई है, इसको टच करती हुई जा रही है। तो आप लोग देख सकते हैं, एक थोड़ा सा इसको मैं ठीक कर लेता हूँ, टेंजेंट थोड़ी सी टेढ़ी जैसी बन गई है। तो ये मान लीजिए कि आपके पास टच कर रही है पाई, 0 से। ये पॉइंट आपका x, y है ना। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो टेंजेंट आपने निकाली है ये पाई, 0 से पास कर रही है। तो इसको पास करा देते हैं, ये 0 - पाई = e⁻x, और कैपिटल X को हम लोग क्या लिखेंगे, पाई - x हो गया। तो ये लिखा जा सकता है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो अब आप लोग इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास हो गया y = e⁻x पाई - x माइनस में ना y तो e⁻x है। आप लोग देख सकते हैं y = e⁻x है, तो e⁻x e⁻x आपके पास सही है, और माइनस और e⁻x पाई - x, ये कट गया, 0 तो है नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं -1 = पाई - x, तो x आपको मिलेगा पाई + 1। यानी कि आपका जो x, y पॉइंट है वो क्या हो गया, x, यानी कि पाई + 1, e⁻x हो जाएगा पाई + 1। ये एक ही पॉइंट आ रहा है जिस पे टेंजेंट टच करी, यानी कि एक ही पॉसिबल टेंजेंट आपके पास पाई, 0 से पासिंग हो सकती है इस कर्व की। ना उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स एक्सिस एंड बिटवीन रिलेटिव मैक्स मिनिमा इज ए। तो आपको तो एरिया फाइंड आउट करना, तो एक काम करते हैं, y आपके पास है x² × x - 1 का होल स्क्वायर। इसके मिनिमा निकालने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, 2x x - 1 का स्क्वायर प्लस x² x - 1 स्क्वायर का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, और इसमें से कॉमन निकलेगा 2x x - 1। तो आपको इधर से मिल गया x - 1 और इधर से केवल x मिल गया। तो ये 2x × x - 1 × 2x - 1 आ गया। अब अगर आप डेरिवेटिव की साइन स्कीम बनाएंगे तो 0, 1, हाफ, प्लस माइनस ये साइन स्कीम बन रही है। तो यहाँ पे फंक्शन डाउन हो गया, यहाँ पे अप हो गया, यहाँ पे डाउन, यहाँ पे अप। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास जो इस फंक्शन के मिनिमा है वो 0 और हाफ आ गए, 0 और हाफ आ जाएंगे स्टूडेंट्स। देखें एक्चुअली कुछ देखें, इसमें गलती तो नहीं है। 2x x - 1 का स्क्वायर और 2x² x - 1 डेरिवेटिव ये आएगा, सही किया हमने। 2x - 1 2x × x - 1 0 1 हाफ, सॉरी थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। एक्चुअली यहाँ पे आपके पास ये हाफ हो गया, ये 1 हो गया। ओके, तो आपके पास लोकल मिनिमा 0 और 1 पे बन रहा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में आपको इंटीग्रेट करना है आपको। तो आपके पास y dx का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से 1 तक, तो इससे आपके पास एरिया आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके आपके पास 1/30 आ रहा है, आप लोग देख लेना, और 15a आपका हाफ हो जाएगा। तो आपका आंसर सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट P से कोई कर्व पास कर रहा है, और इट सच दैट फॉर अ टेंजेंट ड्रॉन टू इट एट इट्स पॉइंट Q, द रेशियो ऑफ द y इंटरसेप्ट एंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ Q इज 1:2, देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे देख लें कि अपन किसी लाइन की इक्वेशन मान लेते हैं, y - y = m × x - x। ये कर्व की टेंजेंट मान लेते हैं किसी पॉइंट Q पे। Q को हमने क्या मान लिया है, Q को हमने माना x, y, इस तरीके से, राइट। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसके y इंटरसेप्ट की बात करते हैं। आप लोग देख लें कि y इंटरसेप्ट के लिए कैपिटल Y को 0 करेंगे, कैपिटल X को, सॉरी। तो आपके पास कैपिटल X को 0 करते हैं तो कैपिटल Y = आपको मिल जाएगा y - mx मिल जाएगा स्टूडेंट्स, y - mx। तो यानी कि आपका y इंटरसेप्ट इस लाइन का, इस टेंजेंट लाइन का है y - mx। तो इसने कहा कि Q पॉइंट से जो टेंजेंट आपने
ड्रॉ किया क्यू पॉइंट पे, उस टेंजेंट के y इंटरसेप्ट का और इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का रेशियो है 1:2, तो आपको 2y माइनस 2mx इक्वल टू y मिल गया। तो इससे आपको 2mx माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मिल गया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो y आपके पास m आपके पास dy बाई डी एक्स होगा, क्योंकि m जो है वो टेंजेंट का स्लोप है, आपको पता है। तो इससे आपको मिल गया dy अपॉन वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इंटीग्रेट कर लेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, तो आपको मिल गया 2ln y इज इक्वल टू ln x प्लस c को भी मैं ln c ले लेता हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना, ln c। तो आपके पास ये बन गया 2y अपॉन एक्स बराबर c। तो ये लिखा जा सकता है, सॉरी इसको लिखेंगे 2y नहीं, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा हमें। आप लोग देखें इस 2 को, इसको लिख सकते हैं ln y स्क्वायर इक्वल टू ln cx हो जाएगा। तो y स्क्वायर आपके पास cx हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो y स्क्वायर इक्वल टू cx है वो पाई स्क्वायर कॉमा पाई से पास कर रहा है, इट पासेस पाई स्क्वायर कॉमा पाई, तो इसका मतलब हो गया पाई स्क्वायर, और इधर c पाई स्क्वायर, तो c आपके पास 1 आ जाएगा। तो c को 1 प्लेस कर देंगे तो आपको अल्टीमेटली y स्क्वायर इक्वल टू एक्स मिल जाएगा, जिससे आप लोग y इज इक्वल टू c आपके पास एक्चुअली 1 आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इससे कर्व की इक्वेशन आपके पास क्या आ गई, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, जिसे वाई इज इक्वल टू रूट एक्स भी ले सकते हैं। इन्होंने वाई इज इक्वल टू रूट एक्स लिखा है, जो कि कंप्लीट कर्व नहीं है, तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ना उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच दिस 3 लाइन्स आर कॉन्करेंट। आपको पता है 3 लाइन्स अगर कॉन्करेंट है तो इनका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस तरह से डिटरमिनेंट ले लेता हूँ कोएफिशिएंट का, तो 1 1 माइनस 1 p4 2 ओके, और ये 4p और 7 ओके, तो इसको 0 कर देंगे। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो p स्क्वायर प्लस 9p माइनस 52 बराबर 0 आ रहा है, जिसके सॉल्व करने पर p की वैल्यू माइनस 13 और 4 आपको मिल जाएगी। अब अगर आप लोग p को माइनस 13 लेते हैं, 4 लेते हैं, तो क्या होता है, अगर p को 4 लेते हैं तो आपके पास लास्ट की 2 लाइन्स बन गई 4x प्लस 4y प्लस 2 बराबर 0, और ये 4x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। तो ये तो पैरेलल और नॉन कोइंसिडेंट लाइंस हो गई है ना, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट कॉन्करेंट नहीं हो पाएगी, तो p बराबर 4 गलत आंसर है और p माइनस 13 आपके पास सही आंसर होगा। ना उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 11th अरिथमेटिक मीन आपने 28 और 10 के बीच में इंसर्ट किए, तो ऐसे केस में d आएगा 28 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 1 दैट इज 12। तो ये आपका मिल गया 18 अपॉन 12, यानी कि 6 3 जा 3/2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसका अगर आप 28 और 10 के बीच में 11 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो उनका कॉमन रेशियो आपके पास ये आ जाएगा 10 माइनस 28 लिखना चाहिए था, सॉरी, तो 10 माइनस 28 लेना पड़ेगा, 10 माइनस 28, तो ये माइनस में आपको मिलेगा, ठीक है। अब आपके पास इसका 11 अरिथमेटिक मीन है, तो nth अरिथमेटिक मीन को आप कैसे निकालोगे, ये आएगा a प्लस एन डी, ए आपका 28 हो गया प्लस n टाइम्स d आप लिखेंगे, ये आ जाएगा। अब अपन को n को क्या रखना है, n ऐसा नंबर रखेंगे ना, इसने कहा कि द नंबर ऑफ इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन्स इज, कितने इंटीग्रल अरिथमेटिक मीन आपके पास होंगे, तो आपको n को तो इवन रखना पड़ेगा, 2 से डिविजिबल, तभी ये आपका इंटीजर आ पाएगा। तो आप लोग देखें n को हम लेंगे 2 4 6 और इस तरह से 10 तक ले लेंगे, तो ये 5 आपके पास आ रहा है, राइट। तो अब इसके बाद देखें अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एक सर्कल और एक इलिप्स आपके पास दिया हुआ है, सर्कल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इक्वेशन दे रखी है, और इलिप्स की इक्वेशन आपको इस तरह से जो दे रखी है आप देख लीजिए, और ये दोनों 4 पॉइंट्स पे काट रहे हैं, ऐसा इसने कहा है। तो पी क्यू आर और एस ऐसे करके 4 पॉइंट्स मान लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। और इससे स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर बनाना तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो एंगल आपके पास बनेगा ये 45 डिग्री होगा। तो आपको पता है सर्कल का जो पॉइंट होता है वो ए कॉस थीटा ए साइन थीटा होता है, ओके। तो आपका थीटा फिर 45 डिग्री हो जाएगा ना, ये एंगल 45 डिग्री है, तो यानी कि जो ये जो क्यू पॉइंट है इसको ले सकते हैं ए कॉस 45 ए साइन 45, ये लिया जा सकता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग ले सकते हैं।
अब हमें यहाँ पे एरिया निकालना है किसका, स्क्वायर का। देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज, अब ये जो पॉइंट a/√2 है वो तो एलिप्स पे भी लाई कर रहा है। ओके तो एलिप्स पे पुट करेंगे तो आपके पास a² / 32 हो जाएगा और b यहाँ पे a² / 18 = 1 हो जाएगा। ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ से फर्दर a की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें a² और इसके बाद a² निकालेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे 16 × 9 144 एलसीएम हो जाएगा। तो ये आपके पास हो गया, एक मिनट, इसको आप लोग फर्दर सॉल्व कर लें। 32 × 9 एलसीएम हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा 18। ओके 18 2 हाँ ठीक है, नहीं सॉरी, ये 16 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ से a² आपके पास हो गया 32 × 9 / 25। ओके तो ये आपको मिला 2 × 144/25, तो a की वैल्यू हो गई √2 × 12/5। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई है। तो इसने तो पूछा कि बताओ एरिया कितना होगा, तो आपको पता है कि ये डिस्टेंस आपके पास a cos थीटा हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस a sin थीटा, ये पूरा 2a sin थीटा हो जाएगा। तो 2a sin थीटा का स्क्वायर हो जाएगा एरिया, राइट। ओके एरिया आपके पास ये आएगा। तो 4a² sin² थीटा, थीटा आपका 45 है ही, a² हो गया 2 × 144 / 25 और sin² 45 हाफ हो गया। तो आपके पास ये 144 × 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 576 / 25। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 20 पे आते हैं स्टूडेंट्स। आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है 8z - 8 मॉड्यूलस और 2z - 4 मॉड्यूलस z। इस सम को मिनिमम करने के लिए z क्या होगा, वैसे तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, सारे रख के देख लो मिनिमम किससे आता है वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 2 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z - 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ z - 2 प्लस 6 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ z - 1। मैंने यहाँ पे 8 बाहर निकाल के 2 इधर ले लिए और 6 इधर ले लिए। आपको पता है कि ये जो सम ब्रैकेट में लिखा है ये वाला, ये मिनिमम कब होगा, जब आप z को 1 और 2 के बीच में कहीं पे ले लो, क्योंकि बाहर कहीं लोगे तो ये डिस्टेंस का सम तो आपको ज़्यादा ही मिल जाएगा ना। तो z को यहाँ बीच में कहीं होना चाहिए, पर अगर आप z को 1 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा और ये आपका वैसे ही मिनिमम आ जाएगा। तो इसका मतलब मिनिमम आपको वैल्यू कब मिलेगी, जब आपके पास z क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि z 1 होने पर ये मिनिमम आपको मिलेगा। ये सम तो फिक्स है, ये सम आपके पास क्या आएगा, अगर z को आप इस लाइन सेगमेंट पे कहीं पे लेते हैं तो वो तो आपके पास फिक्स है, वो तो आपको 1 ही मिलेगा। ओके लेकिन अगर आपको मिनिमम करना है तो फिर ये मिनिमम कर लो, ये मिनिमम 0 होता है, तो 0 करते ही आपके पास ये 0 हो गया और ये आपके पास 2 × 1, तो मिनिमम वैल्यू आपको ये मिलेगी। तो z को 1 लेना पड़ेगा ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 27 की पावर 40 का को अगर 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा। नाउ 27 की पावर 40 को लिख सकते हैं 3³ की पावर 40 यानी कि 3 की पावर 120 लिखा जा सकता है। स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पे 12 से चेक कर रहे हैं, तो एक काम करें क्या, 3 × 3 की पावर 190 ले लेते हैं और 3 की पावर 119 को लिख लें 4 - 1 की पावर 119। नाउ इसको एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास बनेगा 119C0 4 की पावर 119। हर टर्म के अंदर 4 की पावर कुछ ना कुछ आएगी एक्सेप्ट द लास्ट टर्म, दैट इज 119C 119 - 1 की पावर 119 आ जाएगा। इन सब में 4 की कम से कम एक पावर है, तो 3 के साथ मिलके सब 12 बन जाएंगे, 12 के। और ये जो लास्ट टर्म आपके पास है वो बनेगी 3 × -1 यानी कि -3। तो 12 के प्लस 12 माइनस इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, -3 आ रहा है ना, तो 12 के -3 को लिखा जा सकता है 12 के प्लस 12 क्या लिखें स्टूडेंट्स, एक्चुअली इसमें ये चीज़ देखनी है कि आपको -3 आ रहा है, तो -3 को लिख सकते हैं -12 + 9 लिखा जा सकता है। तो ये 12 का मल्टीपल हो गया और आपके पास जो रिमाइंडर आ रहा है वो 9 आ रहा है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। 9 आपका इसका आंसर आ ही चुका है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपके पास है 2π पे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो आपको लैम्डा निकालना है। तो आप लोग देखें कि f2π आपके पास होगा लिमिट x टेंडिंग टू 2π fx के बराबर। तो अपन इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2π 1 - cos x
डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर आपके पास है tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ln 1 प्लस, इसको 2 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दें, 2 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। तो आपके पास ये बन गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 पाई, कॉस एक्स को लिख सकते हैं कॉस 2 पाई माइनस एक्स, और नीचे आपके पास 2 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और tan स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स। मैं इसके नीचे 2 पाई माइनस एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो मैंने एक्स्ट्रा टर्म लिखी है, उसको मैं बैलेंस करूंगा तो उस पर भी मुझे लिखना पड़ेगा, और नीचे ln 1 प्लस 2 पाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये हाफ होती है लिमिट, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स 0 की तरफ जा रहा है, ये 1 होती है और ये भी 1 होती है, तो आपका आंसर हाफ आ गया। तो आप लोग देख सकते हैं कि 22 का आंसर जो है वो हाफ आएगा, या 0.5 आप लिख सकते हैं, आपका आंसर आ गया है ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। v एक वेक्टर दिया हुआ है, और इसके बाद आगे क्या है, a कैप b कैप यूनिट वेक्टर्स आपके पास, एंगल बिटवीन a कैप b कैप 60 डिग्री। तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ v की पावर 4 का मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ v निकालना है पहले तो ये आपको मिलेगा, खुद से इसका डॉट प्रोडक्ट कर लें, इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो v डॉट v आ जाएगा। तो ये आपको मिल जाएगा स्टूडेंट्स कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स प्रोडक्ट करेंगे इसका, तो आपको मिलेगा कॉस थीटा प्लस सेक थीटा, प्रोडक्ट करेंगे तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन ए कैप एंड बी कैप दैट इज 60 डिग्री, तो कॉस 60 लिख देते हैं। तो आपके पास ये दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आप लोग एक काम करें, चलो इसको मैं अभी तो ऐसे लिख देता हूँ, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर कॉस थीटा माइनस सेक थीटा का स्क्वायर, और ये आपका हाफ हो गया, तो ये भी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। एक कॉस स्क्वायर एक कॉस स्क्वायर दो कॉस स्क्वायर, और ये 3 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर स्क्वायर खोलेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो ये होल स्क्वायर खोलना है एक्चुअली हमें यहाँ पे, है ना, यहाँ पे होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो एक सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, और 2 कॉस थीटा सेक थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा सेक थीटा कट गया, तो बस यही बचा। एम जी एम से जाएंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 सेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा, यानी कि आपके पास ये हो गया 2√3। तो 2√3 आपके पास इसका मिनिमम वैल्यू आ गया स्टूडेंट्स। तो 2√3 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड v स्क्वायर। तो अब अगर इसमें स्क्वायर कर दूं मैं तो v की पावर 4 हो जाएगा, तो आपको ये ग्रेटर देन इक्वल टू 12 मिल जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू 12 आ जाएगी ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। r1 से लेकर n तक लिमिट निकालनी है, और ओके, तो ये आपके पास है 3 टाइम्स r/n की पावर क्या लिख सकते हैं, 2 लिख दें, तो 1/n एक्स्ट्रा बच गया इसमें, e की पावर r³ 1/n बाहर ले लेते हैं। लिमिट r की है 1 से लेकर के 2n, और ये लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो r/n की लिमिट चाहिए, तो r को 1 से 1 और 2n लिखेंगे, तो r/n की लिमिट आपके पास 0 से लेकर n 1 तक 2 तक आ जाएगी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी में। तो ये 3x स्क्वायर e की पावर x³ dx आ गया, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये इंटीग्रेशन e की पावर x³ आ जाएगा, राइट। ये हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि आपके पास इस इंटीग्रेशन का वैल्यू आ गया e की पावर 8-1, या e की पावर 8 माइनस e की पावर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पे बोला a माइनस b, a प्लस b निकालो, तो 8 प्लस 0 निकालना है, तो आपका आंसर 8 आ जाएगा। अब इसके बाद देखें लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। PQ फोकल कॉर्ड है पैराबोला की, और द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग PQ एज डायमीटर लाइज ऑन द लाइन, यानी कि आपको यहाँ पे एक फोकल कॉर्ड की बात करनी है। और फोकल कॉर्ड है तो ऐसे केस में आपको पता ही है कि अगर इस पॉइंट के पैरामीटर को हम t लेते हैं तो इसकी कोऑर्डिनेट t² 2/8t हो जाएगा, और इसका पैरामीटर फिर -1/t आएगा, तो 1/t² -2/t। अब इसका सेंटर फाइंड आउट करें तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट ले लेते हैं एक्चुअली। तो सेंटर का y कोऑर्डिनेट हो गया 2t - 2t इज इक्वल टू आ जाएगा आपका डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4/√5 आ जाएगा। तो ये t - 1/t हो गया आपके पास कितना,
4/√5 हो गया। स्क्वायरिंग अगर मैं कर देता हूँ तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² माइनस 2 16/5 हो जाएगा। तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² हो गया आपके पास 10 और 26/5 आ जाएगा। तो ये तो टी स्क्वायर प्लस 1/t² हो गया। अब अपने पास यहाँ पे जो पी क्यू है वो डायमीटर है, हमें सर्कल की रेडियस निकालनी है जिसका डायमीटर पी क्यू है। तो पी एफ और एफ क्यू के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो ये पी क्यू आ जाएगा। और पी एफ पता क्या होगा, पी एफ होगा टी स्क्वायर प्लस ए और एफ क्यू होगा 1/t² प्लस ए। ओके, क्योंकि पॉइंट का फोकस डिस्टेंस ऐसे निकलता है, उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट प्लस लेटेस्ट रेक्टम का 1/4। ओके, 1 आपके पास 4 का 1/4 हो गया। अब आपके पास टी स्क्वायर प्लस 1/t² की वैल्यू हो गई है 26/5 प्लस 2, तो ये आ गया आपके पास 10 36/5 यानी कि 1.8। तो आपको यहाँ पे पी क्यू मिला। और पी क्यू क्या है, पी क्यू आपके पास डायमीटर है इस सर्कल का। ओके, 1.857, सॉरी इसमें मैंने 1.8 गलत लिख दिया, 7.2 आएगा। तो इससे आपके पास जो रेडियस होगी वो हाफ पी क्यू होगी, दैट इज 3.6। तो ये आपका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। तो ये पेपर कंप्लीट हो चुका है। ये पेपर वैसे मैंने जो अभी तक पेपर देखे हैं उसमें से कुछ अच्छे पेपर्स में से गिना जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेपर के अब देखिए स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपको एक लिमिट आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा है, ये लिमिट हमें निकालनी है स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आपके पास जो लिमिट है वो 1∞ फॉर्म में आ रही है। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 1 ऐसे देख लें पहले तो x/2, राइट। अपन इसमें लॉग ले लेते हैं, लॉग अप्लाई करेंगे तो log L आपके पास हो गया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x/2 log e² तो आपका 2 आ गया। और ये लिखेंगे -x ln 1 + 2/x लिखा जा सकता है ना। उसके बाद आगे बढ़ें तो आपके पास यहाँ पे मालूम है कि जो log 1 + 2/x है इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है 2/x माइनस भाई log 1 + x क्या होता है, x - x² 2 यानी कि 4/x² का नीचे 2 से डिवाइड हो जाएगा। और ऐसे हम लोग और भी लिखते चले जाएंगे, और चाहिए होगा तो हम और भी लिख लेंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आप लोग ये देख सकते हैं कि इस 2 से ये 2 कट जाएगा, क्योंकि x से मल्टीप्लाई होगा तो ये x कट गया। तो आपके पास अंदर जो बचा वो मैं लिख रहा हूँ, आपके पास बचेगा ये मल्टीप्लीकेशन इससे होगा तो आपके पास क्या हो गया, ये 4/2x आ गया। फिर इसके बाद अगली टर्म में यहाँ पे क्या आएगा, ये आपको मिलेगा 2/x का क्यूब यानी कि 8/3x³ लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे। तो ये बन जाएगा आपके पास -8/3x², और ऐसे करके बाकी टर्म्स भी आएंगे। नाउ x/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास ये तो बन गया 1, आप लोग देख सकते हैं तो 1 हो जाएगा। और फिर इसके बाद यहाँ से आपके पास बनेगा 4/3x, और ऐसे और भी टर्म्स आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं x को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये सब तो 0 हो जाएंगे, तो ये तो 1 ही आ गया। log L 1 तो L आएगा e⁻1, तो यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो e⁻1 आ गया है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द मीन ऑफ n आइटम्स इज x⁻। तो अगर n आइटम्स का मीन आपके पास x⁻ दिया हुआ है तो सम nx⁻ हो जाएगा। इफ द फर्स्ट टर्म इज इंक्रीज बाय n, सेकेंड n-1 एंड सो ऑन, लास्ट बाय 1 आपको इंक्रीज करना है इस तरह से, देन मीन नया क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले तो हम लोग न्यू सम निकाल लेते हैं। न्यू सम क्या होगा भाई, पहले वाला सम तो nx⁻ है, फिर उसके बाद आपने किसी एक में n बढ़ाया, किसी दूसरे में n-1 बढ़ाया, ऐसे करते चले गए और लास्ट में आपने 1 बढ़ा दिया। तो आपके पास ये बन गया nx⁻। ओके, nx⁻। फिर इसके बाद ये nn+1/2 हो ही गया स्टूडेंट्स। तो ये तो आपके पास समेशन xi हो गया, क्योंकि आपको पता है कि n से डिवाइड करेंगे तो मीन आएगा, तो इसको n से डिवाइड कर लेते हैं तो आपके पास ये नया मीन आ जाएगा x⁻। तो आप लोग देख सकते हैं कि बन गया x⁻ + n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो आपके पास C आंसर करेक्ट हो गया।